हेलो एवरीवन, मैं हूं सर वर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या का दूसरा एक्सरसाइज, जिसमें आपको क्या पढ़ना है कि √5, √2, √3 है ना, 2 + √5 इस तरह की जो संख्या है उनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। जो आपको शायद हमको लगता है कि काफ़ी मुश्किल लगता होगा, आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपको फील हो जाए कि √5, √3, √2 किस तरह से अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, हर एक कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में घुस जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इस तरह धंसाऊंगा ये चैप्टर कि आप चाह के भी इसको निकाल नहीं पाएंगे। पे इसको ना समझे, फिर भी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको समझा के रहूँगा, ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपने ये इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। फिर मैं यहाँ आपको कुछ बताने वाला हूँ कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो आपको पता होगा शायद कि परिमेय संख्या जो होता है जो P/Q के रूप में होता है। जैसे ये जितने भी संख्याएँ, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएँ हैं, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या। और जो P/Q के रूप में नहीं होता वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ P/Q में कन्फ्यूजन होता है। ऐसे बच्चे इसको भी समझते कि ये P/Q है, इसको भी समझ लेते ये P/Q है, ठीक है, और इसको समझते P/Q नहीं है। लेकिन बात ऐसा नहीं है। बात जो है ना, ये तीनों P/Q में, और ये दोनों P/Q में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। ये देखने में लग रहा है कि P/Q ही तो लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं। पहले P/Q को समझिए अच्छा तरह से। P/Q का मतलब क्या होता है। P और Q आप जब भी डिफिनेशन देखिएगा, परिभाषा देखिए, तो वहाँ लिखा हुआ रहेगा P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। मतलब P भी पूर्णांक होता है और Q भी पूर्णांक, तब उसको बोलेंगे P/Q। और पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आते हैं, 0, 1, 2, 3 है ना, -1, -2, ये सब पूर्णांक है। तो P/Q जब भी हम बोलेंगे ना, जब ऊपर वाला जो पूर्णांक होगा और नीचे वाला भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो देखो, ऊपर पूर्णांक, दो पूर्णांक हैं, देखिए नीचे भी क्या है, पूर्णांक, तो ये P/Q है। यहाँ पे देखो -4 पूर्णांक में आएगा, इधर -4 आएगा, और 5 भी कहा होगा, पूर्णांक में आएगा, आगे और भी तो चलेगा ये। तो ये P/Q है। अब यहाँ देखो नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q है। लेकिन ये जो संख्या है, ये और ये P/Q नहीं है। ये P/Q नहीं है। क्यों नहीं है? P/Q होने के लिए ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक ही होना चाहिए। तो क्या ये √3 पूर्णांक है? देखो, कहीं भी आपको पूर्णांक में √3 मिलने वाला है। 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ये असल मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, ये √3, ये P नहीं है, P का वैल्यू सही नहीं है, P पूर्णांक होना चाहिए, तो ये P/Q नहीं है। और ये भी, ये जो Q का मान है, यहाँ पर ये Q का मान सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये P/Q इसलिए नहीं है, Q का मान पूर्णांक होना चाहिए जबकि नहीं है। समझ में आया? तो हमको सिद्ध करना इस तरह जो संख्याएं हैं, पहले हम लोग सिद्ध करेंगे √3, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। हालांकि हमको देखने से पता चल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन देखने से तो काम नहीं चलने वाला है। हमको एग्जाम में तो ये नहीं लिखेंगे हाँ देखने में आ रहा है भैया कि अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या। आपको देखने के, आपको क्या महसूस हो रहा है, आप क्या सोच रहे, उससे मतलब नहीं, हमको सिद्ध करके दिखाना है कि एक्चुअल में ये अपरिमेय संख्या है, तो है तो किस तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे √3, √5, √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं इससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको आपको समझना। अगर आप चाहते हैं ना आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए, रट्टा वाला ना चले का पढ़ाई, रट्टू अपना बने, तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको जो जो चीज़ बताऊंगा उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। उसके बाद अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो, या मेरा वीडियो आप कभी मत देखिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फील आएगा, जरूर फील आएगा, ठीक है। लेकिन पहले आप देखिए वीडियो। तो पहले बताइए कि कोई संख्या है, ठीक है, वो किसी से विभाजित होता है। जैसे ये 8 है और ये 4 से विभाजित होता है। बताओ 4 से होता है विभाजित या नहीं होता है? 4 का टेबल में 8 आता है। 4 से हम 8 को पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं ना। कितने बार में? 2 बार में दे सकते हैं ना। जैसे 10 बताओ 5 से होता है विभाजित। जैसे 15 3 से होता है, 5 से भी होता है, लेकिन 3 से फिलहाल मैं लिख रहा हूँ।
तो जब भी कोई संख्या किसी को विभाजित करता है तो इससे हम लोग के पास एक इक्वेशन आता है, एक समीकरण आता है। क्या समीकरण वो देखो, जैसे 8 को 4 विभाजित कर रहा है, 8 को 4 विभाजित कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं 8 बराबर 4 गुना कुछ, यहाँ पर कुछ मतलब कितना, 4 दूना 8, ठीक है। ऐसे क्यों लिखते रहे, इसलिए कि 4 8 से विभाजित हो रहा है, तो जो विभाजित होने वाला है और जो करने वाला हमेशा एक इक्वेशन में आ जाते हैं, ठीक है। विभाजित होने वाला बराबर विभाजित करने वाला गुना कुछ। अब कुछ में 2 3 4 5 8 कुछ भी आ सकता है, जितना बार में हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 10 विभाजित हो रहा है, किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है। किससे हो रहा है, 5 से। तो हम 10 बराबर 5 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, काहे कि 5 के पहाड़ा में ये 10 बार में आएगा। इसी तरह 15 विभाजित हो रहा है, किससे हो रहा है, 3 से। तो विभाजित होने वाला और विभाजित करने वाला, तो विभाजित होने वाला बराबर करने वाला गुना कुछ। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा, अब इसको बताओ, कोई संख्या x है, कोई संख्या x है, उसको विभाजित कर रहा है y। क्या कर रहा है, y। तो विभाजित होने वाला कौन है, x है, करने वाला कौन है, y है, ठीक है। तो क्या हम x बराबर, x होने वाला है, करने वाला कौन है, y, मतलब y के टेबल में आएगा, y के टेबल में x जरूर आएगा, लेकिन हमको फिलहाल ये x के बारे में पता नहीं कितना और y के बारे में पता नहीं कितना है, लेकिन इतना तो पता है ना, कोई नंबर ऐसा जरूर मिलेगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे y को तो x के बराबर है, जैसे ये सब आए। तो उस नंबर को फिलहाल हम ले ले रहे हैं k। कुछ भी आप लिख सकते हो, फिलहाल k लिखो, c लिखो, z लिखो, जो भी लिखना है लिखो। इसी तरह अगर मान लो कोई नंबर a है, उसको विभाजित करता है b, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर b, मतलब a विभाजित होने वाला, वो तो विभाजित होने वाले के बराबर क्या होता है, करने वाला गुना कुछ, मतलब b के टेबल में ये आएगा तब तो कर रहा विभाजित। कितना बार में आएगा हमको फिलहाल नहीं मालूम, लेकिन आएगा, तो उसके लिए फिलहाल c ले रहे हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। धैर्य रखो, मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, आप इसको समझो पहले। आप मत सोचो कि इसको आप क्यों बता रहे हैं सर, आपको सिद्ध करना है कि √3 परिमेय संख्या अपरिमेय है, √5 अपरिमेय, तो अब ये सब क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि इसका ज़रूरत है, आगे इसका आवश्यकता पड़ेगा। अगर आप ये सब समझ जाओगे तभी आराम से आपको, ठीक है, वो चीज़ समझ में आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और फील भी आएगा, मज़ा भी आएगा, मेरा भरोसा रखो, मज़ा आएगा आपको। तो इससे एक और निष्कर्ष निकल सकता है, देखो ध्यान से, जब भी कोई नंबर किसी 2 नंबर के गुणनफल में लिखा हुआ रहे, इसका मतलब ये पहला नंबर क्या करता है, इसको विभाजित करता है। तो क्या दूसरा वाला नहीं करता है, दूसरा वाला नहीं करता, देखो दूसरा वाला भी करता है। 3 के पहाड़ा में ये 5 बार में आ जाएगा, 5 से भी तो 3 बार में कट जाएगा, 5 3 15, मतलब ये दोनों इसको विभाजित कर रहा है। दूसरा चीज़ ये पता चला, देखो 5 भी इसको कर रहा है विभाजित, 5 दूना 10 और 2 5 10, ये भी कर रहा है, ठीक है। देखो विभाजित करने का मतलब पूरा का पूरा कट जाना, कोई शेषफल ना बचना, वो तब विभाजित करना। ऐसे कोई बोलेगा सर 5 भी तो 28 को कर देगा विभाजित, 5 या 25, नहीं किया, देखो काहे ने किया, 3 बच गया है, तो विभाजित करने का मतलब है शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से 2 चीज़ समझे, जब कोई संख्या किसी को विभाजित करता है तो विभाजित होने वाला बराबर करने वाला गुना कुछ, विभाजित होने वाला बराबर करने वाला गुना कुछ, विभाजित होने वाला बराबर करने वाला गुना कुछ, ठीक है। हाँ, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि एक नंबर बराबर है 2 नंबर के गुणनफल के, तो ये जो दोनों नंबर हैं, ये दोनों क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे, मतलब 4 भी करेगा, 2 भी करेगा। यहाँ भी देखो y भी इसको करेगा विभाजित, और k भी करेगा, b भी करेगा और c भी करेगा। इतना बात समझ में आ गया है ना। तो अगर आ गया तो आगे मैं चलता हूँ, ठीक है। अब दूसरा चीज समझो, दूसरा क्या है ना, अगर कोई प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो वैसा संख्या जो किसी से नहीं विभाजित होता है सिवाय खुद से और 1 से। तो 1 और खुद से तो दुनिया का हर संख्या कट जाता है, विभाजित हो जाता है, भाग चला जाता है।
तो खुद और एक को नहीं देखना है, उसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है। जैसे 2, बताओ 2 किससे होता है विभाजित? होता है किसी से? नहीं होता है। अब तुम बोलोगे 2 से तो हो जाता है, तो 2 ये खुद है, हम क्या बोले, खुद को और एक को छोड़ करके, और ये 1 से होगा और किसी से होता है नहीं, तो ये अभाज्य संख्या है। अच्छा 3 किससे होता है विभाजित? 3 से और एक और किसी से होता नहीं होता है। 4 हो जाता है ना, किससे किससे? 1 से और 4 से तो होता ही होता है, और साथ में 2 से भी हो जाता है। जैसे ये 5, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, सब 7 ये अभाज्य संख्या। हाँ तो सर आप इसे क्यों बता रहे? देखो क्यों बता रहे, सुनो। अगर कोई अभाज्य संख्या हो, अगर कोई अभाज्य संख्या हो और वह किसी के स्क्वायर को, किसी का वर्ग को विभाजित करता हो, तो वह उस संख्या को विभाजित करेगा। एग्जाम्पल जैसे 2 है, जैसे 2 देखो 16 को विभाजित करता है। देखो 2 के टेबल में 16 नहीं आता है? आता है। अब ये बता दो, तो 2 16 को करता है तो 16 क्यों लिए? देखो 16 किसका स्क्वायर है? अरे 2 के 4 के स्क्वायर है। कहने का मतलब 2 विभाजित करता है, किसको करता है? 4 के स्क्वायर को, 4 का स्क्वायर को विभाजित करता है। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 चौको 16, मतलब 2 विभाजित करता है 4 का स्क्वायर को। तो 2 अगर अभाज्य रहेगा ना तो 4 को विभाजित करेगा। देखो 2 के टेबल में 4 नहीं आएगा? आएगा ना कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। ऐसे कोई भी दुनिया का अभाज्य संख्या लो, और अगर वह किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उसको भी करेगा, लेकिन स्क्वायर को ना, स्क्वायर को। जैसे 5 भी अभाज्य है, 5 करता है 100 को विभाजित, किसको करता है? 100 को। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। देखो 5 10 को भी करेगा। देखो ध्यान से, कर रहा है नहीं कर रहा है? दुनिया का कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर, लेकिन अभाज्य संख्या होना चाहिए, और वह किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है। शर्त है कि विभाजित करना चाहिए स्क्वायर को, तब वह उस संख्या को भी करेगा जिसका स्क्वायर को विभाजित किया है। ठीक है, हाँ, लेकिन शर्त क्या है कि करने वाला अभाज्य, करने वाला अभाज्य, तब जिसका स्क्वायर को करेगा विभाजित वह उसको भी करेगा। जैसे मान लो कोई नंबर है a, वो करता है विभाजित p के स्क्वायर को, ये मान लो। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि कोई नंबर है p मतलब प्राइम नंबर, मान लेते हैं अभाज्य। p विभाजित करता है a स्क्वायर को, तो p विभाजित करेगा a को भी। p विभाजित करता है a स्क्वायर को, तो p a को भी करेगा। अगर p प्राइम नंबर है तो, p अभाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या रहेगा तो कर भी सकता है, नहीं कर सकता, उसका कोई गारंटी नहीं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लो कि ये 4 करता है 36 को विभाजित। 4 लेकिन भाज्य है ना, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। तो क्या 4 6 को करता है विभाजित? बताओ, 4 का टेबल में 6 आता है जी? अरे नहीं ना आता भाई, नहीं आता है तो नहीं करता है, नहीं आता है तो नहीं करता है। मतलब 4 भाज्य है और वो किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उसको विभाजित नहीं करता। कर भी सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन अभाज्य रहेगा तो करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो इतना बात आपको समझ में आ गया। 2 चीज मैंने आपको समझाया कि जब कोई संख्या किसी को विभाजित करता है तो विभाजित होने वाला बराबर करने वाला गुना कुछ। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको समझाया कि अगर कोई संख्या किसी 2 संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है तो वो दोनों संख्या पहला वाला संख्या को विभाजित करेगा। ठीक है, तीसरा मैंने आपको समझाया कि अगर कोई प्राइम नंबर हो, कोई अभाज्य संख्या हो, और वो किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को विभाजित करेगा। भाई इमेजिन करो कि एक बॉक्स है, इसमें सिर्फ 2 तरह के बॉल है, लाल और हरा। आप वहाँ से एक बॉल निकालते हैं और जो बॉल निकला वो मान लो कोई लाल वाला है, लेकिन आपको कोई आदमी बोला कि सिद्ध कीजिए कि ये लाल वाला बॉल है। देखो देखने से तो लग रहा है कि लाल बॉल है, लेकिन अगर फिर भी कोई आदमी बोलेगा इसको सिद्ध कीजिए कि लाल बॉल है, तो आपको ना क्या करना है कि उस बॉल को हरा मानना है। क्या मानना है? उस बॉल को मान लेना हरा है, और आगे चल के दिखाना है कि मैंने जो माना है ये बॉल को हरा, ये गलत है। तो जैसे हम हरा माने उसको गलत साबित कर देंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि बॉल क्या है? लाल है। इसलिए कि उस थैला में 2 ही तरह के बॉल है, या तो लाल वाले हैं या तो फिर हरा वाले। अगर वो बॉल है जिसको हम हरा माने, अगर वो गलत साबित हो गया, वो गलत साबित हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या सिद्ध हो जाएगा कि बॉल कैसा है? लाल है। इसी तरह जो वास्तविक संख्या जो होता है ना, वो 2 तरह होता है। ठीक है, कितने तरह होते हैं? 2 तरह के। आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, बहुत सारे संख्या। देखो ये सब संख्या मिला के बनता है वास्तविक संख्या, और इनको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, या तो परिमेय होगा या तो फिर क्या होगा? अपरिमेय। मतलब वास्तविक संख्याएं जो है सिर्फ
दो ही तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो ही तरह के। और अब हमको जो सिद्ध करना है ना कि कुछ संख्या दिया हुआ रहेगा रूट वाला संख्या, और हम लोग जानते हैं रूट वाला क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन हमको सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना है कि जो संख्याएं हैं वो क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे ना, उसका अपोजिट, उसका उल्टा मान लेंगे कि जो संख्या है वो क्या है? परिमेय है। क्या है वो? परिमेय। और जो आगे चल के हमने जो माना है उसी को हम गलत साबित कर देंगे। क्या कर देंगे? गलत साबित कर देंगे। तो ऑटोमेटिक अपने आप क्या प्रूव हो जाएगा? क्यों क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि √5, √2, √3 अपरिमेय संख्या है, उसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देर नहीं करता हूं और आपको क्वेश्चन हल करना, सिद्ध करना मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है कि एकदम ध्यान के साथ, एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ वीडियो को देखना है। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठना है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने वाला है कि √5 क्या है? कि अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, उसको सिद्ध करना है। तो उसका हम लोग उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि जो √5 है क्या है? वो परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब अब बताओ, जो परिमेय संख्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या उसी को ना बोला जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या हम लोग √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है। ये आपको पता है, हमको ही पता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ एक चीज और हम लोग लेंगे, जहां p तथा q का उभयनिष्ठ मतलब सारो गुणनखंड 1 है। कितना है? 1 है। उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, मतलब जो दोनों का हो, जो दोनों का हो। जैसे ऐसे देखो, ये 2/3। बताओ 2 का गुणनखंड कौन कौन है? 1 है और 2 है। गुणनखंड क्या होता है? जिससे कोई संख्या डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो 2 किससे किससे होता है डिवाइड? 1 और 2 से होता है। तो ये 1 और 2 का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये 3 है, मतलब 3 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 और 3। मतलब इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब जो गुणनखंड दोनों का है, वो कौन है? 1 है। ठीक है, जैसे एक संख्या और ले लेते हैं हम लोग। चलो, ये 3 है और ये 10 है। मतलब 3 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1, 3। और इसका गुणनखंड 1 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से। अब बताओ इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये कितना है? 1 है। तो इसी तरह p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? वो 1 है। अब तुम लोग को ये कहना चाहिए या कहोगे तुम लोग कि सर आप ऐसा एग्जाम्पल जानबूझ के ले रहे हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन परिमेय संख्या में तो ऐसी भी संख्याएं होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से बड़ा भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हम लोग ये क्यों ले रहे हैं कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होगा? और ये कैसे हम लोग जान सकते हैं कि इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होगा? 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी तो हो सकता है। देखो समझो, जैसे मान लो ये 4 है और ये 10 है। मतलब 4 का गुणनखंड 1 है, 2 है और 4 होगा। और 10 का गुणनखंड 1 भी होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10। अब इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 भी है और 2 भी है। तो यहाँ 1 और 2 भी तो गुणनखंड हो सकता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, और 2 से बड़ा भी हो सकता है। तो आप एक ही वाला कैसे ले सकते हैं? देखो, अगर कहीं पर अगर गुणनखंड 1 से बड़ा हो तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं। देखो इसको काट सकते, 2 दूना 4, 2 पछे 10। अब कितना आ गया? 2/5। अब बताओ गुणनखंड 1 और 2 इसका है, इसका कितना? 1 और 5। अब बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब अगर 2 से 1 से बड़ा होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हम उसको काट करके, छोटा कर करके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ला सकते, किसी भी परिमेय संख्या में, दुनिया का कोई परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो उसका अगर हम चाहें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 बना सकते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पर p और q जो लिया है उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना लिया? 1। ठीक है, इमेजिन करो कि एक बॉक्स है, इसमें सिर्फ 2 तरह के बॉल है, लाल और हरा। आप वहां से एक बॉल निकालते हैं
और जो बॉल निकला वो मान लो कोई लाल वाला है, लेकिन आपको कोई आदमी बोला कि सिद्ध कीजिए कि ये लाल वाला बॉल है। देखो देखने से तो लग रहा है कि लाल बॉल है, लेकिन अगर फिर भी कोई आदमी बोलेगा इसको सिद्ध कीजिए कि लाल बॉल है, तो आपको ना क्या करना है कि उस बॉल को हरा मानना है। क्या मानना है? उस बॉल को मान लेना हरा है, और आगे चल के दिखाना है कि मैंने जो माना है ये बॉल को हरा, ये गलत है। तो जैसे हम हरा माने उसको गलत साबित कर देंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि बॉल क्या है? लाल है। इसलिए कि उस थैला में दो ही तरह के बॉल है, या तो लाल वाले हैं या तो फिर हरा वाले। अगर वो बॉल है जिसको हम हरा माने, अगर वो गलत साबित हो गया, वो गलत साबित हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या सिद्ध हो जाएगा कि बॉल कैसा है? लाल है। इसी तरह जो वास्तविक संख्या जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, बहुत सारे संख्या। देखो ये सब संख्या मिला के बनता है वास्तविक संख्या, और इनको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, या तो परिमेय होगा या तो फिर क्या होगा? अपरिमेय। मतलब वास्तविक संख्याएं जो है सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो ही तरह के। और अब हमको जो सिद्ध करना है ना कि कुछ संख्या दिया हुआ रहेगा रूट वाला संख्या, और हम लोग जानते हैं रूट वाला क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन हमको सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना है कि जो संख्याएं हैं वो क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे ना, उसका अपोजिट, उसका उल्टा मान लेंगे कि जो संख्या है वो क्या है? परिमेय है। क्या है वो? परिमेय। और जो आगे चल के हमने जो माना है उसी को हम गलत साबित कर देंगे। क्या कर देंगे? गलत साबित कर देंगे। तो ऑटोमेटिक अपने आप क्या प्रूव हो जाएगा? क्यों क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि √5, √2, √3 अपरिमेय संख्या है, उसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देर नहीं करता हूं और आपको क्वेश्चन हल करना, सिद्ध करना मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है कि एकदम ध्यान के साथ, एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ वीडियो को देखना है। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग देखने वाला है कि √5 क्या है? कि अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, उसको सिद्ध करना। तो उसका हम लोग उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि जो √5 है क्या है? वो परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब अब बताओ, जो परिमेय संख्या होता है, जो परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या उसी को ना बोला जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या हम लोग √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है। ये आपको पता है, हमको ही पता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ एक चीज़ और हम लोग लेंगे, जहां p तथा q का उभयनिष्ठ मतलब सार्व गुणनखंड 1 है। कितना है? 1 है। उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, मतलब जो दोनों का हो, जो दोनों का हो। जैसे इसे देखो, ये 2/3। बताओ 2 का गुणनखंड कौन कौन है? 1 है और 2 है। गुणनखंड क्या होता है? जिससे कोई संख्या डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो 2 किससे किससे होता है डिवाइड? 1 और 2 से होता है। तो ये 1 और 2 का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये 3 है, मतलब 3 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 और 3। मतलब इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब जो गुणनखंड दोनों का है, वो कौन है? 1 है। ठीक है, जैसे एक संख्या और ले लेते हैं हम लोग। चलो ये 3 है और ये 10 है, मतलब 3 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1, 3। और इसका गुणनखंड 1 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से। अब बताओ इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये कितना है? 1 है। तो इसी तरह p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? वो 1 है। अब तुम लोग को ये कहना चाहिए या कहोगे तुम लोग कि सर आप ऐसा एग्जाम्पल जानबूझ के ले रहे हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन परिमेय संख्या में तो ऐसी भी संख्याएं होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 से बड़ा भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हम लोग ये क्यों ले रहे हैं कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होगा? और ये कैसे हम लोग जान सकते हैं कि इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होगा? 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी तो हो सकता है। देखो समझो,
जैसे मान लो ये 4 है और ये 10 है, मतलब 4 का गुणनखंड 1 है, 2 है और 4 होगा, और 10 का गुणनखंड 1 भी होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10। अब इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 भी है और 2 भी है, तो यहाँ 1 और 2 भी तो गुणनखंड हो सकता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, और 2 से बड़ा भी हो सकता है। तो आप एक ही वाला कैसे ले सकते हैं? देखो, अगर कहीं पर अगर गुणनखंड 2 1 से बड़ा हो तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, देखो इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 पछे 10। अब कितना आ गया? 2/5। अब बताओ गुणनखंड 1 और 2 इसका है, इसका कितना? 1 और 5। अब बताओ उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब अगर 2 से 1 से बड़ा होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड तो हम उसको काट करके छोटा कर करके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ला सकते, किसी भी परिमेय संख्या में, दुनिया का कोई परिमेय संख्या हो, ठीक है, तो उसका अगर हम चाहें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 बना सकते हैं। तो हमने इसलिए यहाँ पर P और Q जो लिया है उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना लिया? 1। ठीक है, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लाइन है ना, हम लोग क्या माने इसको? परिमेय संख्या माने, इसी को गलत दिखाना है, इसी को गलत। तो कहीं भी कोई चीज अगर गलत आ गया ना तो ये जो हम माने हैं वो क्या गलत साबित हो जाएगा। और जैसे ही ये गलत साबित हो गया कि √5 परिमेय संख्या है, तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो देखो एकदम हर एक स्टेप के देखो। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ जो रूट है उसको हटाना है, तो क्या करेंगे? तो रूट को हटाने क्या तरीका है? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखो इक्वेशन अगर कोई काम करना है, इक्वेशन का दोनों तरफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम आप कर सकते हो, उसमें इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर दोनों तरफ आपको 2 जोड़ना है वो भी जोड़ दो, 2 घटाना वो भी कर दो, 2 से गुणा करना वो भी कर दो, कोई फर्क इक्वेशन को नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखो जैसे वर्ग करते थे स्क्वायर रूट क्या होता है? हट जाता, तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्रॉस कर देते हैं। देखो जब भी इक्वल का साइन होता है और भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई जो इसमें होता है इक्वल वाला में, आप किसी तरह कर सकते, मतलब कभी भी, मतलब किसी को भी पहले कर सकते हो। जैसे 1 को किससे करेंगे? क्रॉस मतलब 1 से होगा P स्क्वायर और 5 किससे होगा? Q स्क्वायर से, ठीक है। तो आपको जिसको मन पहले कर सकते हो, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले P स्क्वायर को कर रहा हूँ, ठीक है। तो P स्क्वायर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5Q स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया? इक्वेशन मिल गया। और इक्वेशन कैसा है देखो तो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताते, देखो तो जैसे कोई नंबर होता है, जैसे ये 4 है, 8 है, बराबर 4 गुना 2 लिख सकते। तो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब भी कोई एक नंबर 2 नंबर के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ, मतलब 2 नंबर के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ होता है, तो ये जो नंबर होता है ये दोनों का, ये कहा होता है इन दोनों से विभाजित होता है, मतलब इसको 4 और दोनों का करेगा? विभाजित करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है कि जो नंबर P है, नंबर P है वो क्या है? बराबर है 5 और Q स्क्वायर के गुणनफल के। इसका मतलब 5 भी इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा, और Q स्क्वायर भी क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। तो फिलहाल हम लोग का काम 5 से बनने वाला है, तो 5 को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है। अच्छा बताओ 5 क्या है? अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है? देखो 5 क्या अभाज्य संख्या है, और मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। अब देखो 5 अभाज्य है और ये P स्क्वायर को, मतलब P का जो वर्ग है उसको क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। इस इक्वेशन से पता चल रहा है। इसका मतलब देयरफॉर 5P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। समझ में आया? और जब कोई संख्या किसी को विभाजित करता है तो क्या होता है? विभाजित होने वाला
बराबर करने वाला गुना कुछ। मैंने आपको बताया है ना कि जब कोई संख्या किसी को विभाजित करता है तो विभाजित होने वाला बराबर करने वाला गुना कुछ। तभी होने वाला कौन है? पी है। पी को कौन विभाजित करता है? 5 करता है। मतलब 5 का टेबल में पी आएगा। कितना बार में आएगा हमको फिलहाल नहीं पता, क्योंकि पी के बारे में नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता चल गया यहाँ से कि 5 के टेबल में पी आएगा। मतलब 5 को किसी से गुना करेंगे तो पी के बराबर आएगा। मैंने आपको पहले समझा दिया कि विभाजित होने वाला बराबर करने वाला गुना कुछ। ठीक है, अब कुछ यहाँ पता नहीं तो सी लिख दे रहे हैं इसको। अब क्या करना है? देखो पी का मान हम लोग क्या ले लिए? पी बराबर 5c ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? इसलिए कि 5 पी को विभाजित कर रहा है, मतलब पी बराबर 5 गुना कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं ना, पी का जो मान है, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये समीकरण 1 है, पी यहाँ पे, पी का मान कितना आया? 5c। देखो पी में स्क्वायर तो 5c में स्क्वायर हो जाएगा, 5q के स्क्वायर, इसको उतार देंगे। अब मतलब 5 के स्क्वायर कितना बन जाएगा? 25 बन जाएगा, 25c स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो गया 5q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 5 इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टे में चला आएगा। 5c स्क्वायर बट्टा 5 बराबर इधर क्या हो गया? q स्क्वायर। 5 से ये 25 कट जाएगा, 5 25, तो क्या आ गया? 5c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते फिलहाल। अब देखो ध्यान से देखो, फिर ये नंबर अकेले है, ये बराबर आ गया दो संख्याओं के गुणनफल के। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई एक संख्या बराबर होता है किसी दो संख्याओं के गुणनफल के, तो ये जो दोनों संख्याएं होती हैं क्या करती हैं? उसको विभाजित करती है। मतलब यहाँ से इस इक्वेशन को देखने से ये पता चल रहा है कि 5q स्क्वायर को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 5q स्क्वायर को विभाजित करता है। और तो 5 कैसा नंबर है? अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या। तो 5 जब q स्क्वायर को विभाजित करेगा या करता है तो q को भी तो करेगा। मैंने आपको समझा दिया पहले ही। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 5q को भी विभाजित करेगा। अब देखो प्रूव हो चुका है। कैसे हो चुका है? देखो यहाँ पर हमने जो लिया है p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना? 1। मतलब p और q दोनों को भाग देने वाला कितना है? p और q दोनों को भाग देने वाला कितना? 1। मतलब 1 से बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5p को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, और यहाँ पर 5q को भी कर रहा है। मतलब p और q दोनों को भाग देने वाला कौन है? 5 है। यहाँ से प्रूव हो चुका है। और यहाँ क्या हम लोग लिए थे? 1 लिए थे। मतलब ये लाइन तो गलत साबित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये लाइन जो है वो गलत साबित हो चुका है कि यहाँ पर हम लोग माने थे p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना? 1 है। और यहाँ पे आ गया 5 p को विभाजित करता है और 5 q को ही विभाजित करता है। मतलब p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 5 होगा। समझ में आ गया? मतलब ये लाइन गलत। और जब ये लाइन गलत तो हमारा मानना भी हो गया गलत साबित हो गया। और हमारा मानना कि ये परिमेय संख्या है गलत, तो क्या सिद्ध हो गया? अपरिमेय संख्या। बस कुछ लिखना है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? इस प्रकार p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने कितना लिया? 1 लिया। जिसका यहाँ पर क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे से। मतलब इसका ये विरोध कर रहा है। मतलब ये लाइन और ये लाइन में क्या हो रहा है?
एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही, ये तो हम लोग प्रूव करके लाए, मतलब ये सही, मतलब ये लाइन का गलत साबित हो गया। इसका मतलब हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हो चुका है। समझ में आया? ठीक। अगर आपको कोई बोले कि √3 को प्रूव कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे कि √3 क्या है। देखो ये √5 को हो गया, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं √3, ठीक है, √2 √3 देखेंगे हम लोग आराम से। अगर मान लो कोई बोले आपको कि √3 को सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, तो क्या एकदम सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ क्या मानेंगे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 बराबर p/q। यहाँ पर हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा, √3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन को देखने से क्या पता चल रहा है कि p² बराबर ये दोनों संख्या गुणा में लिखे हुए हैं, मतलब ये दोनों, इनको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, जो 3 है वो p² को विभाजित करता है, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 3 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब हम लोग p बराबर 3 गुण कुछ लिख सकते हैं, इसलिए 3 का कर रहा है, p को विभाजित कर रहा है। और विभाजित होने वाला बराबर क्या होता है, करने वाला गुना कुछ। अब जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो p का मान कितना है, पर 3 है। यहाँ पर समीकरण 1 में कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3, और ये 3 गुना से कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ कितना रहेगा, 9 रहेगा। तो 3 तिया 9, यहाँ पर आ जाए 3। देखो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 3 जो है q² को विभाजित करता है, इसका मतलब 3 q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इस प्रकार p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना साबित हो जाएगा, 3, जिससे किसका विरोधाभास होता है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। ठीक, इतना सिंपल से ये क्वेश्चन है। अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ चुके होंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो हमने सिद्ध कर लिया है कि √5, √2 और √3 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इनकी मदद से अब क्या करेंगे, इनकी मदद से कोई रूट वाला संख्या रहेगा और उसके साथ कोई गुणा में या प्लस में, माइनस में या डिवाइड में कोई पूर्णांक रहेगा, मतलब बिना रूट वाला संख्या रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, उनको प्रूव करेंगे कि ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बस एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या है, 3 + 2 √5 ये है। देखो इसमें क्या है कि रूट वाला संख्या भी है और 2 पूर्णांक है, 3 और 2 क्या है, पूर्णांक होते हैं। तो अब इनको हमको सिद्ध करना, मतलब इस संख्या को सिद्ध करना है हमें कि ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब बताओ, जब परिमेय संख्या है, हमने इसको मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तब हम लिख सकते हैं 3 + 2 √5 बराबर होगा किसके, p/q के। अब बताओ p और q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे जहां p तथा q पूर्णांक है। देखो अगर हमको √2 को, √5 को, √3 को, इस सब को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या, सिर्फ रूट वाला संख्या, तो यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं, p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ भी 1 होगा, लेकिन हमको अभी उसका फिलहाल यहाँ काम नहीं है। यहाँ सिर्फ हम लोग को पूर्णांक का काम है। वहाँ भी पूर्णांक था, ऐसा नहीं कि वहाँ पूर्णांक नहीं था, वहाँ पूर्णांक भी था और हम लोग लिए क्या था कि इनका उभयनिष्ठ गुणन क्या, 1। तो यहाँ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, लेकिन उसका यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो हम सिंपल क्या मान के चलेंगे, p और q क्या है, पूर्णांक है। देखो अब इसके बाद आपको क्या करना है ना, इसके बाद क्या करना है आपको कि जो रूट वाला संख्या है, चाहे वो √5 हो, √2 हो या √3 हो या √7, कुछ भी जो रूट वाला संख्या, आपको उसका वैल्यू प्राप्त करना, उसका मान निकालना है, मतलब उसके बराबर निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखो 3 भी है, 2 और √5 है, तो आपको क्या करना है, ये √5 बराबर इक्वेशन को लेकर के आना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस जाकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये माइनस हो गया। अब देखो ये हो गया भिन्न का जोड़ या घटाव, नीचे 1 लिख सकते हैं। q और a कैल्शियम लेंगे कितना होगा, q होगा। अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड किया जाता है, तो q से q को डिवाइड कर देंगे, एक बार में जाएगा
तो p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p का p रह जाएगा। अब देखो यहाँ नीचे कितना है 1, अब 1 से q को डिवाइड करेंगे तो 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो जिसको डिवाइड करते हैं उतना ही बार में आता है। अगर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में आएगा, अगर 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 बार में आएगा। इसी तरह 1 से q को भाग करेंगे तो कितना बार में आएगा, q बार में। तो जितना बार में इससे ये भाग जाता है उतने से ऊपर गुणा किया जाता है। ये नियम भी इनका जोड़ का, तो यहाँ 3q हो जाएगा, 3 और q गुणा कर देंगे। अब देखो अभी भी √5 का मान नहीं निकला है, √5 अकेले इधर होना चाहिए ना, तो ये 2 कहाँ में है, गुणा में है, तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, मतलब बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो इसको सिंपल ऐसे लिख देना आपको, पहले से q है ना इसी के बगल में चला आएगा ये। अब आपको एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आगे आपको लिखना क्या है, चूंकि p तथा q पूर्णांक है, क्या है, p तथा q पूर्णांक है, इसलिए p - 3q बाई 2q परिमेय संख्या है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा क्या है, हमें तो पता क्या है कि p और q, जो परिमेय संख्या जो लिखते हैं उसमें p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो p और q क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, परिमेय संख्या का मतलब होता है ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक ही होना चाहिए। तो अगर पूर्णांक बाय पूर्णांक लिखा हुआ है तो वही परिमेय संख्या होता है, चाहे p बाय q हो, a बाय b हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर ऊपर वाला पूर्णांक है और नीचे वाला ये पूर्णांक है तो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से ऊपर देखो, यहाँ क्या है, p है, फिर क्या है, 3 है और q है। तो एक चीज याद रखना, अगर 2 पूर्णांक या 3 पूर्णांक को आपस में गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं तो हमेशा पूर्णांक आता है, याद रखना। कोई भी 2-3 पूर्णांक को गुणा भाग नहीं, गुणा जोड़ घटाव करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा, भाग नहीं, भाग में दूसरा आ सकता है या पूर्णांक। तो इसका मतलब ये यहाँ p - 3q क्या है, माइनस है, गुणा है, तो ऊपर क्या हो गया, p भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है। देखो q तो ऊपर वाला तो पूर्णांक हो गया, यहाँ नीचे 2 क्या है, पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है। 2 पूर्णांक को गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक बाय पूर्णांक हो जाता है तो परिमेय संख्या हो जाता है। तो चूंकि p तथा q पूर्णांक है, ठीक है, और 2 और 3 तो दिख ही रहा है पूर्णांक है, मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यही से आपको एक इक्वेशन ऐसा मिल गया जो गलत साबित हो रहा है। देखो कैसे गलत साबित हो रहा है, ये जो है ये तो परिमेय संख्या है, दिख रहा है, लेकिन √5 हम लोग अभी प्रूव किए कुछ देर पहले, √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ये इक्वेशन गलत साबित हो रहा है। तो ये गलत क्यों साबित हो रहा है, इसलिए हम माने गलत है, ये जो हमारा मानना है वो गलत है, इस कारण से ये भी क्या होगा, गलत साबित हो गया। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से √5 भी परिमेय संख्या होगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास मतलब इस तत्व का ये विरोध करता है। इस तथ्य मतलब किस तथ्य का, कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान से एक बार समझो फिर से। p और q तो पूर्णांक है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पूर्णांक नीचे वाला पूर्णांक तो परिमेय संख्या हो गया। तो ये परिमेय संख्या, और समीकरण 1 को देख रहे हैं तो इसी के बराबर ही है। तो समीकरण के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये इसी के बराबर, इसी के इक्वल है। तो ये परिमेय, तो समीकरण के हिसाब से मतलब समीकरण के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग पहले प्रूव किए ना, क्या जानते हैं कि √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये जो
परिमेय यहाँ पर इसको बोल रहे हैं समीकरण के हिसाब से, ये विरोध कर रहा है। किस बात का विरोध कर रहा है? √5 का है अपरिमेय संख्या, मतलब ये आपस में क्या कर जा रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है कि यहाँ पर आ रहा है ये परिमेय और हम लोग जानते हैं ये क्या होता है? अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय ये कैसे पॉसिबल है? या तो √5 होगा परिमेय या तो अपरिमेय होगा। अरे यहाँ से दोनों चीज पता चल जा रहा है कि ये यहाँ आ जा रहा है परिमेय और हम लोग पहले प्रूव किए अपरिमेय, तो क्या हो गया? विरोधाभास हो गया, मतलब आपस में टकरा जा रहे हैं, गलत आ जा रहा है। तो ये गलत का शुरुआत कहाँ हुआ? गलत का शुरुआत कहाँ हुआ? यहाँ शुरू से हुआ है, गलत का शुरुआत यहाँ से हुआ है। अगर ये हम परिमेय नहीं मानते तो ये सब चीज नहीं आता, ये गलत साबित नहीं होता। तो हमारा जो मानना है ना वही गलत है। इसका मतलब ये जो परिमेय माने वो गलत, तो क्या साबित हो गया? ये अपरिमेय है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें रूट वाला संख्या हो, पूर्णांक हो साथ में, तो आपको करना क्या है? रूट वाले के बराबर निकालना, चाहे जो भी आ जाए, और बाकी सब लाइन वही रहेगा। कोई नया चीज यहां नहीं आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। एक दूसरा क्वेश्चन देख लो, चलो। अच्छा, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है। 1/√2 को प्रूव करना है का चीज? अपरिमित। इसको मान लेंगे परिमेय, तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। तो देखो यहाँ 1/√2 है, √2 नहीं है, 1/√2 है। तो क्या करेंगे? यहाँ फिर से वही नियम, √2 के बराबर निकालेंगे। तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस करने का दो तरीका, आप पहले ऐसे करके Q को पहले लिख सकते हैं या पहले ऐसे भी कर सकते, कोई हर्ज नहीं है। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं पहले, तो 2√2 किससे हो जाएगा? P से, और Q और 1 हो जाएगा तो Q हो जाएगा। अब हमको क्या करना? रूट वाला के बराबर निकालना है। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा? Q/P। अब बताइए, जब P/Q परिमेय है तो Q/P भी क्या होता है? परिमेय ही होता है। जैसे अगर 2/3 परिमेय है तो 3/2 भी क्या होगा? परिमेय होगा। इसलिए कि ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। तो समीकरण लेके इसको मान लेते हैं। तो चूंकि अब सेम लिखेंगे, चूंकि P तथा Q क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब ये जो समीकरण है यहाँ पर जो Q/P आया है, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब इसी के बराबर तो √2 है ना, तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं ना √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, माफ कीजिएगा, परिमेय संख्या है। इस इक्वेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से √2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परंतु हम पहले प्रूव कर चुके हैं, हमको पता है कि √2 क्या है? अपरिमेय है। तो ये परिमेय जो कह रहे हैं वो विरोध कर रहा है किस बात का? इस बात का कर रहा है कि √2 कैसा है? अपरिमेय है। ठीक है। तो परंतु इस तथ्य का, इस सच्चाई का विरोधाभास होता है, विरोध होता है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय होता है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। मतलब हमारा मानना क्या है? गलत है ना। तो ये जो क्वेश्चन होगा 1/√2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या प्रूव हो गया। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो कुछ भी यहां ले लो आप। जैसे अगर मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा 2 + √7 इस तरह से क्वेश्चन, तो इसको मान लेंगे अपरिमेय, इसके बाद P/Q। तब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि 2√7 हेलो, अरे काटा तो नहीं सुना, देखा था, बाद फोन करिए, काम पर थी। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन? कि 2√7 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करना है। 2 किसको? तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 2 × √7 इसको प्रूव करना है अपरिमेय संख्या। सेम प्रोसेस तो होगा ना, और क्या होगा उसमें? तो इसको मान लेंगे परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और फिर क्या करें? हम रूट वाला के बराबर निकाल लेंगे। तो क्या करना होगा यहाँ पर? √7 बराबर P, ये गुना से कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब बताओ P और Q क्या है? पूर्णांक है, मतलब P/2Q ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा ना। अब इसी के हिसाब से √7 भी क्या हो जाएगा?
परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और रूट 7 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। रूट 7 क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जितना भी रूट वाला संख्या है जो अभाज्य है वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। हम लोग 2 को, 3 को, 5 को सिद्ध किए, इस तरह 7 को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सब क्वेश्चन आप इसी तरह से बना सकते हो और कुछ नहीं। अगर रूट वाला अकेले रहेगा, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, तो जो मैंने आपको पहले सिखाया उससे आपको करना है। और रूट वाला के साथ कोई चीज गुणा में है, प्लस में है, माइनस में है, तो आपको इस तरह करना है। ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्या तरीका होता है? परिमेय मानते हैं और परिमेय को गलत साबित कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? अपरिमेय हो जाता है। बस, ठीक है।